आए थे? मैंने ये बोला था ना कि जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट है वो कितने टाइप हैं बेसिकली? दो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सही है, राइट। अब इस कॉम्प्लेक्स में भी जब हम लोग आगे चलेंगे ना, सिंपल में तो हम लोग ने क्या देखा कि इसकी जो यूनिट है बेसिकली मोनोसेकेराइड इनकी सिंपल यूनिट है, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड के बेस पे ये क्या बना सकते हैं? अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये क्या बनाएंगे? एल्डोसिस। और अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो ये क्या बनाएंगे? कीटोसिस। सही है, ठीक। एल्डोसिस में मैंने एग्जांपल भी दिया है कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो एल्डोसिस का टाइप है, और जो फ्रुक्टोज है वो तुम्हारा क्या है? कीटोसिस का टाइप है। सही है, यहाँ तक हुआ था। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, किसी को कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पता है क्या? हिंदी में ही बताओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। उसके बाद मैंने बोला था ना वो डेफिनेशन उसकी गलत है, जो मतलब हम लोग को फॉलो करना है आगे चल। राइट, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हो, प्लस उसमें क्या होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग ऐसे देख रहे थे ना, द कंपाउंड which is polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone, or the compound which can form these compounds are known as carbohydrate। सही है, या तो वो ऑलरेडी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, या फिर उनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कंपाउंड बनाए जा सके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो मान लो तुम्हारे पास अगर कोई कंपाउंड है जिसको तुमने पानी में डाला और वो डिवाइड हो गया, तो अगर एल्डिहाइड बनाया उसने तो वो एल्डोसिस, और अगर कीटोन बनाता है तो कीटोसिस। सही है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या कॉन्सेप्ट है? ये फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, एक ओलिगोसैकेराइड्स और एक पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड में फर्क क्या है? सपोज करो तुम्हारे पास कोई अननोन कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी अननोन कंपाउंड है जिसको तुमने पानी में डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया। अगर ये 2 से लेके 10 यूनिट तक बनाता है, किसकी जानते हो? सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसैकेराइड। अगर ये 2 से लेके 10 यूनिट किसकी बनाता है? मोनोसैकेराइड्स की, ठीक है। वो एल्डोसिस हो या कीटोसिस, उससे अपना लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई वाटर तो सॉल्वेंट है ना, इसका अपने को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई अननोन कंपाउंड है जिसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया, यहाँ पे मोल वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कितना अमाउंट ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, उससे मेरा लेना देना नहीं, ठीक है। कोई अननोन कंपाउंड मुझे दिया गया है, उसको मैंने पानी में डाला, अगर वो 2 से लेके 10 यूनिट बनाता है, किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेकेराइड की, वो चाहे एल्डोसिस हो चाहे कीटोसिस हो, अगर 2 से 10 यूनिट है उनके पास, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। और अगर यही अननोन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो 10 से ज्यादा यूनिट बनाता है मोनोसैकेराइड की, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड्स। समझ में आया? बोलो। मतलब अगर 2 से 10 तक यूनिट दे रहा है वो, ठीक है, जैसे अगर मान ले तुमने ये कंपाउंड को पानी में डाला और उसने ये चीज बनाई, ठीक है, तेरे पास एक अननोन कंपाउंड है। अब देख C6H12O6 को अगर मैं C6H12O6 से कंबाइन करूं तो क्या बनेगा पता है? इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है और ये बन जाता है C12H22
O11। ठीक है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो तुम सुक्रोज बोलो या फिर तुम इसको शुगर बोल सकते हो। सही है। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं पानी में डालूं तो ये कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट दे रहा है? 2 दे रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ऑलिगो ऑलिगोसेकेराइड। अब कोई ऐसा कंपाउंड होता है, जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं कार्बन 1000 या 100 पकड़ ले, हाइड्रोजन 200, ऑक्सीजन भी फिर तेरा 100। इसको अगर मैं पानी में डालूंगा, अब इसका नाम कुछ भी होने दे, बट इसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो मुझे पता है कि ये मोनोसेकेराइड यूनिट कितनी दे सकता है मुझे। 6 से डिवाइड करो इसको, कितने आएंगे? 10 से ज्यादा ही देगा, सीधी सी बात है। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? पॉलीसेकेराइड। समझा मतलब अभी? अगर 2 से 10 के बीच में देता है यूनिट मोनोसेकेराइड की, तो उसको मैं ऑलिगोसेकेराइड बोलूंगा। बट अगर कंपाउंड देखने में मुझे पता चल रहा है कि 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट बना सकता है, वो एल्डोसिस बनाए या कीटोसिस, कोई फर्क नहीं है। अगर 10 से ज्यादा बनाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देख, अब देख, ये जो ऑलिगोसेकेराइड है, ठीक है, मैंने भी बोला कि C12H22O11 को अगर मैं पानी में डालूं तो ये कितनी यूनिट बना सकता है? 2। सही है। तो अगर मेरे पास C18 होता, H32O16, तो ये कितनी यूनिट बना सकता था? 3। फिर आगे मैं बोलूँ कि C24 है, H42 है, O21 है, तो कितनी बना सकता है? 4। ऐसे कर करके जो 10 तक बनाए। बोल। मैं दे रहा हूँ ना भाई, तू कार्बन दे, इसमें से कितना कार्बन, तू अगर C6 के फॉर्म में निकालना है तो तू कितने बना सकता है? 2 बना सकता है। इसमें से कितने निकाल सकता है? C6 3, इसमें से 4। सही है। तो बाकी ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, उसका टेंशन मत ले। वो अपने को बैलेंसिंग नहीं पूछेगा कि बैलेंस करके बताओ। कार्बन देख के हमको पता चल जाता है कि वो कितने ग्लूकोज बना सकता है या कितने फ्रुक्टोज बना सकता है। ठीक है। तो ऑलिगोसेकेराइड अगर मैं 10 तक लेके जाऊं तो कहां तक बनेगा? C60 तक। राइट है। तो बेस्ड ऑन 2 to 10, ठीक है, 2 से 10 अगर बनाता है तो मैं इसको ऑलिगोसेकेराइड बोलता हूँ। और इसको मैं नाम भी लिख सकता हूँ, क्या मालूम है? इसमें 2 बनेंगे तो इसको मैं बोलूंगा डाइसेकेराइड्स। इसमें 3 बनेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्राइसेकेराइड्स। 4 बन रहे हैं तो टेट्रासेकेराइड्स। 5 बनाएंगे तो पेंटा हेक्सा, ऐसे चलेगा। ठीक है। 10 बनाएंगे तो डेकासेकेराइड्स। क्लियर हुआ? ऑलिगोसेकेराइड्स मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है क्या क्या मैंने बोला? 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। मोनोसेकेराइड्स है ना वो। ठीक है। तो अगर मान ले मैं बोलूँ कि कोई मॉलिक्यूल है जिसको मैंने पानी में डाला और वो 3 मोनोसेकेराइड यूनिट बना रहा है, तो क्या बोलेगा उसको? आएगा तो वो ऑलिगो में ही, बट अगर उसको पर्टिकुलरली मुझे कुछ नाम देना है तो मैं क्या दूंगा? ट्राइसेकेराइड्स। ठीक है। C24 है, इसको मुझे देख के ही पता चल रहा है कि मैं पानी में डालूंगा तो ये 4 यूनिट किसकी बना सकता है? मोनोसेकेराइड की बना सकता है। तो इसको मैं क्या नाम लिखूंगा? ऑलिगो तो इसके ग्रुप का नाम हो गया। सही है। इसका इंडिविजुअल नाम क्या होगा? टेट्रासेकेराइड। स्कूल में जाते हो तो बॉयज का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप अलग अलग है, बट क्या मैं अगर पूछूंगा कि वो थर्ड बेंच पे वो लड़का बैठा है तो क्या उसका, उसको क्या बोलूंगा? लड़का बैठा है? नहीं ना। उसको एक नाम देंगे ना अपन। तो वैसे ही है, ऑलिगोसेकेराइड में 2 से 10 यूनिट तो आएगी, बट सबका अगर तुमको कोई पूछ रहा है कि नाम बताओ, तो 2 यूनिट बनाएगा तो डाइसेकेराइड, 3 बनाएगा तो ट्राई, 4 बनाएगा तो, और 10 के ऊपर गई तो मेरे पास सिर्फ एक ही नाम है, क्या? पॉलीसेकेराइड। समझा ये सबको?
डाउट है किसी को कुछ? चले, ये लिख लो। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? Complex carbohydrate, they are further classified in two types, oligosaccharides and polysaccharides. A carbohydrate which on hydrolysis yields 2 to 10 monosaccharide unit are known as oligosaccharides. Depending on the number of monosaccharide, they are classified as disaccharide, trisaccharides, etc. तो इसमें 2 यूनिट थी तो डाइसेक्राइड, 3 थी तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। पॉलीसेक्राइड्स का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, 10 के ऊपर जाता है तो डायरेक्ट पॉलीसेक्राइड ही वर्ड यूज करोगे। अ कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट दैट इज मोर देन 10 इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, इनको पानी में डालने के बाद बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट या फ्रुक्टोज की यूनिट ये लोग बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसी वजह से इनको पॉलीसेकेराइड बोला जाता है। देख लो इसको। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कार्बोहाइड्रेट। अब हमको इतना तो पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट चीज होती क्या है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप से होता है। सबसे पहला बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर इसको मैंने 2 टाइप से क्लासिफाई किया, सही है। कैसे? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। आगे चल के ये कॉम्प्लेक्स वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तुमको एग्जाम में ऐसे ही आता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन देयर नेचर, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलता है, अगर सिंपल सा तुमको ऐसा बोलता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड गिव द क्लासिफिकेशन, तो हम लोग यही लिखेंगे हमेशा, ठीक है। ऊपर वाला बेस्ड ऑन नेचर बोल दे या जस्ट क्लासिफिकेशन बोल दे तो ये लिखोगे हमेशा, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्क का आता नहीं है, 1-2 मार्क का आएगा तो खाली नाम वगैरह भी लिख के छोड़ दोगे तो चलेगा। बट कभी कभी एग्जाम में पूछता है डिफाइन पॉलीसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड्स, तो स्पेसिफिकली तो ओलिगो ही लिखना है, 1-2 एग्जाम्पल दे देने। अब इसका एक और क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक। तो जब कार्बोहाइड्रेट को हम बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी देखते हैं ना, तो 2 टाइप से ये क्लासिफाई किया जाता है, शुगर एंड नॉन शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के टेस्ट देते हैं तुमको। एक तुमको कार्बोहाइड्रेट मीठा लगेगा, उसमें एनर्जी भी होगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो तुमको टेस्टलेस लगेंगे, शुगर फ्री वगैरह सुना है तुम लोग ने, ठीक है, डायबिटिक वाले लोग के लिए। अब वो उसमें प्रोटीन का अमाउंट वही है, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट वही है, बट उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, सही है। तो एक हो गए शुगर और दूसरे हो गए नॉन शुगर, ठीक। शुगर की प्रॉपर्टी हमको पता है क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सही है। स्वीट, स्वीट इन टेस्ट होता है। बाकी जो, हाँ, किसका, क्या मतलब, समझे नहीं। हम्म हम्म उसमें मीठा टेस्ट आता है तेरे को, बट उसके अंदर जो ये होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉर्मल शुगर हम लोग खाएंगे तो डायबिटिक वाले लोग को वो क्या कर देते हैं, इफेक्ट करेगा, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होगा, ठीक है। प्लांट में से देखो जो केमिकल निकलते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट उसमें भी प्रेजेंट होता है, उसमें भी प्रोटीन होता है। क्यों? उसके बेस पे भी तो बहुत सारे जो जानवर वगैरह पेड़ वगैरह पे रहते हैं उन लोग भी तो उनकी लाइफ भी तो चलती है ना, पत्ती वगैरह खा के निकाल लेते हैं, है कि नहीं। अब एनिमल्स को भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसी के बेस पे हम लोग 2 टाइप से इनको क्लासिफाई कर देते हैं। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इसमें टेस्टलेस होते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनमें
जिसको हम लोग शुगर बोल देते हैं डायरेक्टली। तो उसी को ऐसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। शुगर क्रिस्टलाइन होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी बोल रहा हूँ ना। तो नॉर्मल जो शुगर होती है वो क्या होती है, सॉल्युबल होती है, ठीक है। नॉन शुगर जस्ट इसका अपोजिट होगा। पहला क्रिस्टलाइन है तो ये क्या हो जाएगा, एमॉर्फस। पढ़ा होगा तुम लोग ने, पहला चैप्टर हुआ है तुम्हारा सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन है तो ये एमॉर्फस, ये स्वीट है तो ये क्या बोला मैंने, टेस्टलेस, ठीक है। ये सॉल्युबल है तो ये इनसॉल्युबल, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं और ऑलिगोसैकेराइड हैं, जितने भी हैं, ठीक है, मतलब 1 से लेके 10 तक यूनिट कार्बोहाइड्रेट की, वही क्या होती है, तुम्हारी शुगर होती है। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, वो सारे नॉन शुगर होते हैं। समझा? लिखा दूंगा इसको मैं, फिलहाल में ध्यान में रखो कि अगर बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी वो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने को बोलता है तो मैं शुगर एंड नॉन शुगर में उनको क्लासिफाई करूंगा, ठीक है। दो ही हैं इसमें, आगे नहीं जाना है। थर्ड सॉल्युबल, थर्ड जो इसका क्लासिफिकेशन है ना, वो बेस्ड ऑन इसके रिड्यूसिंग नेचर का है। बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन देयर रिड्यूसिंग नेचर। तुम लोग ने इसका नाम सुना है क्या, फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट? कौन से चैप्टर में? एल्डिहाइड कीटोन में। टॉलेंस रिएजेंट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, याद है किसी को? सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो उनका जो भी कंपाउंड होता है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो पड़ता ही है अपने को, रिड्यूस कर देना किसी चीज को। तो जो भी फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, केमिकल को जो रिड्यूस करता है ना, उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाते, उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं कर पाते उनको नॉन रिड्यूसिंग। खाली इसका डेफिनेशन ध्यान में रखो, एग्जांपल्स वगैरह मैं बताऊंगा बाद में। समझा? नॉर्मल क्लासिफिकेशन सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड। सॉल्युबिलिटी के बेस पे बोलेगा तो शुगर एंड नॉन शुगर। बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोलेगा तो रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सही है। किसको रिड्यूस करना चाहिए, फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रीजन, ठीक है। क्लियर हुआ ये तीनों क्लासिफिकेशन सबको? तो ये देखो यहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, जो कि मैंने तुम लोग को बताया, शुगर एंड नॉन शुगर। उसके आगे बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग। सर आवाज नहीं आ रहा आवाज, क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। बट छोटे मोटे रिएक्शन आ सकते हैं तुमको इसमें, जैसे, और ये रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे यार। इसके मैकेनिज्म पे अगर तुम लोग जाओगे तो बहुत खुद ही टेंशन आ जाएगा तुम लोग को कि ये क्या हो रहा है। तो ये छोटे मोटे रिएक्शन है, याद कर लो इनको। सिंपल सा देखो, ये प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज मैं कैसे बना सकता हूँ, ये रिएक्शन देखो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया कि सुक्रोज को वाटर में जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह लेना है तो थोड़ा फास्ट रिएक्शन हो जाएगी और कुछ नहीं। ग्लूकोज को वाटर में डालोगे, सुक्रोज को, तो वो एक ग्लूकोज बनाएगा, दूसरा फ्रुक्टोज बनाएगा, ठीक है। स्टार्च से हम लोग कैसे बनाते हैं, स्टार्च में क्या होता है मालूम है, एन टाइम्स मोनोसैकेराइड यूनिट होती है। तो उसके लिए तुमको एन टाइम्स वाटर भी लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये धीरे धीरे डिसोसिएट होके ये एन टाइम्स यूनिट बनाएंगे। ये ग्लूकोज की भी हो सकती है और फ्रुक्टोज की भी हो सकती है। अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर उस दिन मैंने ड्रॉ किया था ऐसे, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे ये, और ऐसे करके। ये कोई बता सकता है डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है? डी है, डी प्लस।
ठीक है। डी प्लस एल माइनस, ये भी ध्यान में रखो, कहीं पे खाली प्लस एंड माइनस लिख के देता है, प्लस ग्लूकोज माइनस ग्लूकोज, तो उसका मतलब वही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो तुम लोग ध्यान से, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऊपर क्या है CHO, नीचे क्या है CH2OH, यहाँ पे क्या है CHOH, राइट है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन OH है, तो CHOH कितने बार है, 1 2 3 4, तो ऐसे भी लिख देगा तो ये भी तुम्हारा ग्लूकोज ही है, 4 टाइम्स है ना ये यूनिट यहाँ पे, तो वो कंप्रेस फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक। अब याद करने वाले रिएक्शन एक्चुअली में ये है तुम्हारे, देखो रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, अगर इसको मैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दूं ना, तो ये रिएक्शन ध्यान में रखोगे तुम लोग, ये हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। एन हेक्सेन समझते हो, एन हेक्सेन मतलब क्या, हाँ लाइन फॉर्म में ना, ये हाइड्रोजन आयोडाइड एक्चुअली में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन ये डालते जाएगा तो सारे OH वाटर बन के यहाँ से निकलते जाते हैं और फाइनली जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका मैकेनिज्म बहुत लेंदी होता है और ये तुमको खाली मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि अगर हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन HI से करवा दे तो क्या होगा, तो अपने को आंसर पता होना चाहिए। फिर जब तुम ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और हमको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक, सही है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो देखो ये बाकी चीजें सेम है, खाली क्या चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक। तो इस स्ट्रक्चर को, इसको तो मैं ग्लूकोज बोलता हूँ, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा होता है ग्लूकोनिक एसिड। बहुत बार एग्जाम में पूछा है ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, 1 मार्क या 2 मार्क के लिए दे देते हैं 2 स्ट्रक्चर। ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर होता है, खाली उसके एल्डिहाइड के जगह पे ओइक एसिड आ जाता है, ठीक। कुछ स्ट्रक्चर भी हैं, देखो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, जैसे ग्लूकोज है, ये तो अपने को पता है, ग्लूकोनिक एसिड ऊपर, और ये सैक्रिक एसिड पूछता है कभी कभी। तो ग्लूकोनिक एसिड में क्या हुआ, ऊपर क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक आ गया। सैक्रिक एसिड में ऊपर और नीचे दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, यही डिफरेंस है। तो सैक्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड्स में बहुत बार, तो इसको तुम लोग एज इट इज छाप लोगे तो अच्छा है स्टार्टिंग से, ठीक है। समझा, कुछ डाउट है किसी को? बोलते रहूंगा, तुम लोग सुनते रहो, बाद में नोट्स वगैरह क्या लिखने मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो बनाने को तो हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, C6H12O6, सही है। इसका मुझे स्ट्रक्चर भी पता है कैसे होता है, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फिर नीचे CH2H ग्रुप होता है, और बीच में 4 कार्बन होते हैं, OH, सही है। इनके अपोजिट साइड क्या होता है, H होता है, ठीक है। ऐसे दिखता है स्ट्रक्चर अपने को, ठीक। बट तुमको पता है कि अगर मैं एल्केन की बात करूँ ना, तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर किसका होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर स्टेबल स्ट्रक्चर बोलूँ मैं तो किसका बनाते हो तुम लोग, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में ज्यादा स्टेबल कौन है, सिंगल बॉन्ड, राइट है, उसमें भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब आएंगे। तो अगर तुमको कोई बोलता है ना मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन क्या है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो वो होता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके हर एंगल क्या होते हैं, 120 डिग्री पे अरेंज्ड होते हैं, सही है। तो हर एक एंगल में जो 120 डिग्री आता है उसकी वजह से क्या होता है मालूम है, उनके बीच का जो रिपल्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब बहुत लोग को ये डाउट होगा कि सर अगर हम लोग साइक्लोब्यूटेन बनाए तो सबका क्या हो जाएगा, 1990 आ जाएगा, ठीक है। बट इस केस में क्या आ रहा है, देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन 90 डिग्री पे है तो नज़दीक होंगे, कंपेरेटिवली साइक्लोहेक्सेन के कंपेयर में तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेन होगा, या साइक्लोपेंटेन अगर मैं बना दूं तो इसमें कुछ 90 डिग्री कुछ 120 डिग्री,
तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का माना जाता है साइक्लोहेक्सेन। सही है। तो ग्लूकोज, हाँ बोलो। साइक्लो, जब तो इससे बड़े एंगल होने लग जाएंगे ना अपने पास, जैसे ऑक्टेन का बोल रहा है, ठीक है, ऐसे, तो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो इनके आजू बाजू वाले जो हाइड्रोजन है इनके बीच में रिपल्शन चालू हो जाता है। जब एंगल, अंदर वाला एंगल बढ़ेगा तो बाहर रिपल्शन पॉसिबल होने लगेगा ना। जबकि इसमें क्या होता है, 120 डिग्री पे सारे अरेंज्ड होते हैं, तो यहाँ पे उतना रिपल्शन नहीं देखने को मिलता है जितना इसमें। तो अगर मैं बोलूँ साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल, तो तुम्हारा आंसर होगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगा कि साइक्लोहेप्टेन या ऑक्टेन, तो तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा फिर से। किस पे आ जाओगे तुम? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस इधर। तो साइक्लोहेक्सेन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक, कितने कार्बन है इसमें? 6, राइट। और ग्लूकोज में भी 6 ही कार्बन है। तो ग्लूकोज हम लोग बनाने के लिए तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम इसका सोल्यूशन बनाते हो ना, ठीक है, तो स्ट्रक्चर किसकी तरफ बढ़ेगा? स्टेबिलिटी की तरफ, राइट। इसके पास लीनियर में अगर 6 कार्बन है तो सीधी सी बात है, ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहेगा? साइक्लिक में, है कि नहीं? क्योंकि इससे ज़्यादा तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो जितने भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज है ना, वो हम लोग बनाने को तो ऐसे बनाते हैं, बट एक्चुअल में जो उनका स्ट्रक्चर होता है सोल्यूशन में, वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और वही साइक्लिक स्ट्रक्चर अब हमको देखना है। ठीक है, हेडिंग डाल लो चाहिए तो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, नहीं तो बाद में लिखना, पहले समझ लो। ठीक, देखो मेरे पास था क्या? एल्डिहाइड था, नीचे क्या था? CH2OH, और बीच में 4। ठीक है, जिस साइड OH लिखोगे उसके अपोजिट साइड H होना चाहिए, हाँ हमेशा, नहीं तो दोनों साइड OH लिख दोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक, तो ये हो गया मेरा किसका स्ट्रक्चर? ग्लूकोज का। ठीक है, ये कौन से प्रोजेक्शन से मैं इसको बना रहा हूँ मालूम है? फिशर प्रोजेक्शन से। ठीक है, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये फिशर से चेंज होगा हावर्थ के प्रोजेक्शन में। देखो कैसे होता है। ठीक, अगर मैं इस कार्बन को लूं, ये वाले को, ठीक है, ध्यान देना कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं इस कार्बन को पकड़ूं तो ये वो कार्बन है जिस पे क्या क्या अटैच है। देखो ऊपर की तरफ है CH2OH, ठीक है, इसके नीचे की तरफ है हाइड्रोजन और सामने की तरफ क्या है? OH। इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, दिखा सबको? CH2OH, नीचे हाइड्रोजन और ये OH। क्लियर हुआ? अब इससे जब मैं आगे चलता हूँ, इस वाले कार्बन पे आता हूँ, तो इस कार्बन पे देखो क्या है? ऊपर की तरफ OH है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन। जो राइट में ऊपर आएगा, जो लेफ्ट में वो नीचे आएगा। सही है, दूसरा खत्म हो गया। डाउट है क्या इसमें कैसे बन रहा है ये पहला कार्बन ड्रॉ किया मैंने, ये दूसरा। अब तीसरा देखो, तीसरा कनेक्टेड है, तीसरे पे ऊपर क्या है H, नीचे क्या है OH? बोल। बता रहा हूँ ना, तू ऐसे भी बना सकता है, ऐसे बनाना थोड़ा इजी होता है इसके लिए। तो मैंने, हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे तो लिख सकता है, बट ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से ना रिपेल करके इस पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, राइट। और तुमको पता है ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कोई बता सकता है इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? sp3। और sp3 का शेप कैसा होता है पता है? टेट्रा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब 3 ऐसे ट्राइपॉड टाइप बनता है ना,
तो देखो 1 2 3 और चौथा उसके ऊपर, तो ये रिपल्शन को कम करने के लिए ये ग्रुप ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये कार्बन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके ऊपर वाला यहाँ पे, इसके ऊपर वाला ये कितने हो गए 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद क्या ये है, बोल बोल। हाँ तो क्या इसका ना, तो राइट वाला ऊपर है और लेफ्ट वाला नीचे है, क्या दिक्कत है। फिर ये ड्रॉ किया मैंने, राइट वाला ऊपर लेफ्ट वाला नीचे। ठीक है, एक बार मेरे को ये बताना तो फिर डाउट पूछना तुम लोग। इसके बाद क्या है मेरे पास, देखो एक कार्बन है, सही है, ये लास्ट वाला, जिसके पास क्या है डबल बॉन्डेड O है और क्या है H है। ठीक है, समझा। अच्छा तुम लोग मेरे को बताओ, ऑक्सीजन ऐसे ज्यादा स्टेबल होता है या ऐसे ज्यादा स्टेबल होता है, किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो देखो रिपल्शन काफी ज्यादा होता है। बट इस केस में क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ गए ना इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तुमने ऑक्सीजन बनाया है, बनाया तो सही है, बट ये भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रोटेट करके क्या कर लेता मालूम है, देखो ये वाला ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट कर लेता है ऐसे, तो ये तेरे को ऐसे दिखेगा। ये पहला कार्बन था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कार्बन था। ठीक है, जिसके पास क्या था, एक ऑक्सीजन था, राइट। उस ऑक्सीजन ने क्या किया, एक बॉन्ड यहाँ से बना लिया इस वाले कार्बन से, या ऐसे कर लो इसको। हाँ बोलो। कौन सा वाला, ये। हाँ तो बता रहा हूँ ना, जब ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो ये अपना OH क्या करेगा, निकाल देगा बाहर। ठीक है, अब देख इसको ध्यान से देखो। हाँ, ये पहला कार्बन था मेरा, ठीक है, इससे कौन कनेक्टेड है, ये, इससे कौन कनेक्टेड है, ये, इससे कौन कनेक्टेड है, ये, फिर ये कार्बन से कनेक्टेड है, राइट। अब इस कार्बन पे जो ऑक्सीजन था वो एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, सही है। यहाँ से जो OH जाएगा, तुम लोग सोचो, ये इस कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है इस वाले के पास, सही है। और इसका क्या निकला, एक OH ग्रुप बाहर गया, तो ये OH ग्रुप कहाँ जाएगा, अब इसको 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं ना, तो वो OH इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है इसे। अब बाकी जो है ना उसको ऐसे ही बनाओ। इस वाले कार्बन पे क्या क्या था मेरे पास, देखो ऊपर CH2OH और नीचे H। इस वाले पे क्या है, OH H। इस पे क्या है, HOH। इस पे क्या है, OH H। अब बताओ कौन सा कार्बन कम बॉन्ड बना रहा है या ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। इस स्ट्रक्चर में CH2 बराबर है रे, एक साइड OH रहेगा, दो हाइड्रोजन है, 4 ही बॉन्ड हो रहे हैं उसको। तो एक्चुअल में जो ग्लूकोज है ना वो इस टाइप का तुमको दिखता है। ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर को तुम पानी में डालते हो ना तो वो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म ले लेता है ऐसे करके। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म बनाते ही इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि 6 कॉर्नर्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नहीं समझा क्या, वापस बताऊं। पक्का। हाँ, आगे देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ये OH नीचे भी तो आ सकता था, है कि नहीं।
एक क्वेश्चन ये भी है ना कि हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, OH नीचे आ जाए, क्योंकि ये OH घूमते घूमते नीचे से ऐड होगा या ऊपर से ऐड होगा मुझे क्या पता। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा। CH2OH H, यहाँ पे OH H, राइट है। या तो ये स्ट्रक्चर बन सकता था या तो ये, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बाकी लोग को। अब देखो इन दोनों भी स्ट्रक्चर में से ना एक ज्यादा स्टेबल है, एक कम स्टेबल है। कैसे पता है? तुम लोग मेरे को बताओ, सिस वाले स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं या ट्रांस वाले? ट्रांस वाले, ठीक है। ट्रांस वाले स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस केस में जब OH ऊपर से आया तो देखो इसके बाजू वाले कार्बन पे ऑलरेडी OH ऊपर ही था, सही है। तो इन दोनों में क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा। लेकिन इस केस में जब OH ऊपर से आया, दूसरा OH नीचे से आ रहा है, तो ये किसका केस है? ट्रांस का है। अपोजिट साइड में अटैच होता है तो क्या होता है? ट्रांस होता है ना, और सेम साइड में होता है तो सिस होता है, सही है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है। अब दो टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं ग्लूकोज के, एक अल्फा एक बीटा। इसको हम लोग अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। अगर तुमको कोई पूछता है कि जब मैं ग्लूकोज को पानी में डालता हूँ तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, फैक्ट है, तो तुम सामने से बोलोगे दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, अल्फा और बीटा। तो सामने वाले का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो क्या बोलोगे? बीटा ग्लूकोज, ठीक है। बीटा ग्लूकोज हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर थर्ड वो क्वेश्चन तुमको ये कर सकता है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन बनता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूशन में लास्ट टाइम भी मैंने तुमको बोला है, बनेंगे दोनों भी, ऐसा नहीं होगा कि एक नहीं बनेगा, ठीक है। तो 65% होता है बीटा और 35% होता है तुम्हारा, ये रेशो बनता है ग्लूकोज का, 65 एंड 35। 80-20 नहीं लेके चलोगे यहाँ, मेजर माइनर, मेजर तो यही है, बट 65% और 35%। क्लियर हुआ? चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट कोई बहुत जबरदस्ती पूछता है तो उसके लिए ये सब। अब द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, एक बार सेम साइड पे हो जा रहा है, एक बार अपोजिट साइड पे। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, राइट। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या कोई भी बायोमॉलिक्यूल, किसी भी बायोमॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहा है, तो इनके लिए एक नया वर्ड बनाया गया है, एनोमर्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल के कोई भी चीजें स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ना तो तुम आइसोमर, ना तो फंक्शनल आइसोमर, ना पोजीशन आइसोमर, ना टॉटोमर, ना मेटामर, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इनको क्या बोलोगे? एनोमर्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को एनोमेरिक फॉर्म्स है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, जैसे बोलते हो ना भाई बहन, वैसे, या भाई भाई। तो एनोमेरिक फॉर्म्स हैं एक दूसरे के। कहीं पे वर्ड आएगा एनोमेरिक तो उसका मतलब आइसोमर ही है, बट समझ जाओगे तुम कि वो किसी बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा है जब भी एनोमर्स बोलेगा। समझा सबको? पक्का? कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये? हैवर्थ फॉर्मूला है। और ये कौन सा फॉर्मूला है? फिशर प्रोजेक्शन, सही है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। एनोमेर समझा? एनोमेरिक, एनोमर्स क्या होते हैं? अब ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था मैंने ऐसे बनाया, सही है। यहाँ पे क्या था? CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OHH,
यहाँ पे एच ओ एच, यहाँ पे स्टेबल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, वो एच को नीचे रखूँगा, एच को बन गया साइक्लिक ग्लूकोज। अब मैं बोलूँ कि इसका एनोमेरिक फॉर्म बना के बताओ, तो बना सकते हैं, खाली क्या करेंगे, वो एच को ऊपर कर देंगे। अल्फा फॉर्म है ये या बीटा फॉर्म है? बीटा फॉर्म है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। बट इस स्ट्रक्चर को जो हावर्थ साइंटिस्ट है ना, उसने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बेस मान के ये स्ट्रक्चर बनाया था, और वो स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बेस लेके उसने ये स्ट्रक्चर बनाया था। देखो इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें भी है। ये तो जॉइनिंग पे, तो इसको छोड़ के चलो, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पायरन, ठीक है। तो जब भी हम लोग ग्लूकोज लिखते हैं ना, तो ग्लूकोज नॉर्मली लिखते हैं C6H12O6, या फिर उसका जो लीनियर वाला फॉर्म अभी तक फिशर वाला बना रहे थे, उसको ग्लूकोज बोलते हैं हम लोग। बट जैसे ही तुम्हारे पास ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है ना, इसका नाम चेंज हो जाता है। ये जो ग्लूकोज है ना, इसको हम लोग बीच में से कट करके इसमें पायरान का नाम एंटर कर देते हैं, और इसका नाम हो जाता है ग्लूकोपायरानोज। समझा क्या बोला हिंदी में मैंने, ठीक है। तो कहीं पे ऐसा नाम आता है ना, तो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के लिए अभी तक मैं क्या लेके चल रहा था, C6H12O6 या फिर फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जो हावर्थ प्रोजेक्शन है, उसने इस स्ट्रक्चर को बेस मान के ये स्ट्रक्चर बनाया था, और ये स्ट्रक्चर किसका था, पायरन का। तो जब उसने ये स्ट्रक्चर बनाया ना, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को एक नया नाम दे दिया, ग्लूकोज के नाम को बीच में से ब्रेक किया और इसमें पायरन का नाम घुसा दिया, क्योंकि ये इसके बेस पे बना था स्ट्रक्चर, पायरन के बेस पे। तो नाम देख, पायरन दूसरा मॉलिक्यूल है, बट इसी का बेस लेके ये चल रहा था। तो उसने ग्लूकोज के नाम में देखो पायरन को ऐसे एंटर कर दिया है कि इसका नाम ग्लूकोपायरानोज हो गया, ठीक है। तो हर एक चीज का स्पेसिफिक वर्ड है तुम्हारे पास। मैं ग्लूकोज बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में फिशर प्रोजेक्शन या फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला घूमेगा। मैं जैसे ही बोलूंगा ना ग्लूकोपायरानोज, इसका मतलब मैं ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये भी तुमको D+L- में दिख सकता है, ठीक है। तो वही क्लॉकवाइज, वो अपन ऐसे ही देखेंगे, इस इसी स्ट्रक्चर से तो बना होगा। तो पहले वाले स्ट्रक्चर को देख लो, OH यहाँ पे है तो वो D+, OH इस साइड होगा तो L-, ठीक है। क्लियर हुआ ये वर्ड कहाँ से मिला, ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोग आंसर दो, फिर लिखते हैं इसको, ठीक। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो किस प्रोजेक्शन पे हम लोग देखते हैं, हैवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है, राइट। ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, और कौन सा, एक और बताया भाई किसी ने, अल्फा, दो ही फॉर्म होते रहे, अल्फा और बीटा, ठीक है। हाईली स्टेबल कौन होगा, बीटा। एक एक लड़का है कोई तो एकदम अलग ही आंसर दे रहा है, बीटा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मेजर माइनर अगेन तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई स्पेसिफिकली पूछता है कि बताओ मुझे परसेंटेज क्या क्या रेशियो में बनते हैं, तो तुम लोग बता सकते हो, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था। अल्फा बीटा फॉर्म ग्लूकोज के आइसोमेरिक फॉर्म है, बट उसको मैं आइसोमर नहीं बोल के क्या बोलता हूँ, एनोमर्स, ठीक है। ग्लूकोज साइक्लिक ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए बेस किसको लिया गया है, पायरन के स्ट्रक्चर को,
ठीक है, इसीलिए साइक्लिक ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं क्या नाम लिखता हूँ, ग्लूकोपाइरानोस। ठीक है, लीनियर या फिशर ग्लूकोज को मेरे को साइक्लिक फॉर्म में बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों मैंने बनाया उसको साइक्लिक फॉर्म में? ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि 6 मेंबर्ड रिंग का साइक्लिक फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एल्केन का, इसीलिए लीनियर ग्लूकोज साइक्लिक ग्लूकोज के कंपेयर में कम स्टेबल होता है। ठीक है, राइट। और सोल्यूशन में साइक्लिक ग्लूकोज ही बनते हैं कभी भी, लीनियर ग्लूकोज नहीं बनता है, ध्यान में रखो इस चीज़ को।